हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का आज पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड ए 376 आईपीसी केस। आप जानते हैं कि जो भी रेप केसेज होते हैं वो सेक्शन 376 आईपीसी में दर्ज होते हैं। मैं पिछले वीडियो में जो हमारा चोरी वाला वीडियो था सेक्शन 379 का, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि डेफिनेशन वाली जो धारा होती है उसमें कोई भी अपराध दर्ज नहीं होता है, वो पनिशमेंट वाली धारा में ही दर्ज होता है। तो जब हम चोरी की बात करते हैं तो ये 378 में आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है और ये 379 आईपीसी में ये दर्ज होता है। इस पर अलग से हमने वीडियो बना रखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर ये जो हेडलाइन आ रही है उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये जो 376 का ये जो केस है तो इसकी डेफिनेशन जो है रेप की वो सेक्शन 375 आईपीसी में दी हुई है, तो आपको ये केस 376 में लॉन्च करना पड़ेगा, दर्ज करेगा। जब भी कोई इस तरह की लड़की इस तरह के कोई पुलिस में जाती है कंप्लेंट के लिए, तो वो 376 आईपीसी में ये केस लॉन्च हो जाता है, दर्ज हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सारे जो 375 की जो डेफिनेशन है इसके माध्यम से इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो है ये लॉ के स्टूडेंट्स प्लस जो न्यू एडवोकेट्स हैं या न्यू मजिस्ट्रेट्स हैं उन सब के लिए लाभदायक होगा उनको, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकल बातें भी आपको बताने जा रही हूँ और मैं इसमें सेक्शंस को भी समझाऊंगी आपको। तो दोनों ही पॉइंट वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हालांकि मैंने ये पूरी चीज़ों को इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के चांसेस से फिर भी 1 घंटे करीब तो लंबा हो ही जाएगा। तो इस पूरे केस में हम व्हाट इज ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव, क्या इसमें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, इसमें किस तरह की एविडेंसेज आएंगी, एग्जिबिट क्या डलेंगे, एग्जिबिट यानी प्रदर्शन जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, तो डिफेंस क्या मुल्जिम लेगा, तो इन सारी बातों पर हम थोड़ा चर्चा इसमें करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस बेल आइकन को भी इसमें प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ लॉ की अवेयरनेस पैदा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपनी ड्यूटी भी अच्छे से निभा सकें, क्योंकि कानून जो है वो राइट और ड्यूटी का बैलेंस है। तो जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी, हम सीधे ही पॉइंट पर आ जाते हैं। सेक्शन 375 मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है, आगे मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है। तो पहले हम इसकी ओल्ड डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2013 को जो अमेंडमेंट आया है इसके बाद ये धारा थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो हमको पुराने को भी समझना इसमें ज़रूरी है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो सेक्शन 375 रेप क्या कहता है? ए मैन इज सेड टू कमिट रेप who, except in the case hereinafter accepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following description. एक मैन को तब किसी महिला से रेप करना कहा जाता है जब वो उसके साथ ये जो परिस्थितियां हैं जो इस धारा में बताई हुई हैं उनके अनुसार उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, और साथ में इसने कुछ एक्सेप्शन भी दे दिए हैं कि उन परिस्थितियों में ये रेप नहीं होगा जो कि इस धारा में अपवाद बताई गई हैं। ठीक है, तो अपवाद भी हैं इस धारा में और इस धारा में ये परिस्थितियां भी है कि कोई भी संबंध तभी रेप कहलाएगा जब ये परिस्थितियां इसमें मौजूद हो। आगे भी इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और भी आगे परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार वो एक्ट आता हो।
तो धारा 375 को जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो मुख्य इंग्रेडिएंट हमको मिलते हैं। एक पहला सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए और दूसरा कंसेंट की हम उसमें पोजीशन देखेंगे कि उस महिला की कंसेंट नहीं होनी चाहिए या फिर वो विलफुल कंसेंट नहीं होनी चाहिए। कई मामलों में कंसेंट तो होती है लेकिन वो क्वालिफाइड कंसेंट नहीं होती है, वो ऐसी कंसेंट नहीं होती है जो इस कानून को चाहिए। ठीक है, तो दो मेन पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं, क्योंकि यही जो मेन पॉइंट है ये जब आप वकील के रूप में काम करते हैं या मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं तो एविडेंस से आपको समझने होते हैं। पहला सेक्सुअल एक्ट और दूसरा कंसेंट। अब यहाँ कंसेंट का देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ आ गया, ये बिंदु आप देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये धारा में सेक्सुअल इंटरकोर्स दिया हुआ है और फिर ये जो पॉइंट है ये कंसेंट के पॉइंट है। अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए कोई भी काम, विदाउट हर कंसेंट, उसने अपनी कंसेंट नहीं दी हो। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि उसकी विल एंड कंसेंट के बिना ये काम होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है विद हर कंसेंट। यहाँ देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि उस महिला ने तो कंसेंट दी थी, फिर ये कैसे रेप हो गया। तो यहाँ ये देखिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ये कह रहा है विद हर कंसेंट। वो कंसेंट दे सकती है लेकिन वो कंसेंट कब स्वतंत्र कंसेंट नहीं मानी जाएगी, विलफुल कंसेंट नहीं मानी जाएगी। विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt। जब उसको डेथ के फियर में डालकर, मृत्यु का भय दिखाकर या चोट का भय दिखाकर अगर आप किसी महिला से कंसेंट प्राप्त कर रहे हो तो वो इस कानून की नज़र में क्वालिफाइड कंसेंट नहीं होगी, यानी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यहाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि हर कंसेंट और किस व्यक्ति का ये फियर और हर्ट होना चाहिए, हर और एनी पर्सन इन होम शी इज इंटरेस्टेड। या तो उसको खुद का डेथ का या हर्ट का भय हो या किसी और व्यक्ति का जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, उस व्यक्ति को भी भय में डालकर उसकी कंसेंट प्राप्त की जा सकती है। यानी ये एक महिला है और यहाँ ये चार बदमाश खड़े हैं, ठीक है, ये चार बदमाश ये खड़े हैं और ये इस महिला को कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये महिला कंसेंट दे देती है तो ये कंसेंट की डेफिनेशन में, सहमति की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब ये चारों बदमाश मान लो ऐसा नहीं करते हैं कि इस महिला को फियर का, ये डेथ का फियर दिखाएं, मतलब मृत्यु का भय दिखाएं। ये क्या करते हैं, इस आदमी को, ये इसका फ्रेंड है, मान लीजिए ये इसका फ्रेंड है, तो ये महिला जो है इस व्यक्ति में इंटरेस्टेड है। अब इस आदमी को मारने का ये भय दिखाते हैं कि हम इस व्यक्ति को मार देंगे, नहीं तो तुम कंसेंट दो, ठीक है, तुम कंसेंट दो, नहीं तो हम इस आदमी को मार देंगे। और ये महिला कंसेंट दे देती है, तब भी ये रेप ही माना जाएगा क्योंकि इसकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि ये जो विक्टिम्स हैं ये झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं, लेकिन कानून देखिए कितना वाइड है, कितना लंबा चौड़ा है। अगर इस आदमी को मृत्यु का भय दिखाया गया है, इस आदमी को चोट पहुंचाई जा रही है या डर दिखाया जा रहा है, डर ही है केवल, चोट पहुंचाना कोई जरूरी नहीं है, इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, केवल पर डर ही पर्याप्त रहेगा, ठीक है, धमकी ही पर्याप्त रहेगी, लेकिन धमकी ऐसी हो कि वास्तव में वो फियर की कैटेगरी में आ गई हो कि अभी ये इसकी मृत्यु कारित कर देंगे या हर्ट कारित कर देंगे। ये ऐसा इस महिला की साइकोलॉजी में दिखना चाहिए। तो ये कोर्ट के सामने ये कंटेंट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है अगेन विद हर कंसेंट, उसका ये भी कंसेंट वाला ही पॉइंट है। ये देखिए आपको ये भी कंसेंट वाला ही पॉइंट है। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, वो आदमी जानता है कि ये इसका हस्बैंड नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom she is or believes herself to be lawful married। उस आदमी को ये पता है कि ये उसका पति नहीं है, लेकिन ये महिला जो है उसको पति ही समझ रही है, और ऐसी परिस्थिति में वो महिला उसको कंसेंट
दे देती है तब भी ये रेप की डेफिनेशन में ही माना जाएगा अगर वो उसके साथ कोई संबंध बनाता है और वो महिला उसको कंसेंट दे देती है, क्योंकि यहाँ भी उसकी फ्री कंसेंट नहीं है। 5वां पॉइंट है व्हेन हर कंसेंट विद हर कंसेंट। अगेन 5वां पॉइंट भी विद हर कंसेंट है, ठीक है, उसकी सहमति के साथ ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है कि वो महिला जो है वो स्वतंत्र सहमति दे पाने में समर्थ नहीं है। When at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, यानी उसका माइंड जो है वो सही नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वो पागलपन की स्थिति में है। ऐसा अभी मैं बताऊंगी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में भी। और इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में भी अगर वो कंसेंट दे रही है तो फ्री कंसेंट नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को भी आपको साबित करना पड़ेगा, पागल है कोई महिला और उससे उसकी सहमति ले ली जाती है उस परिस्थिति में, या फिर वो सहमति देने में समर्थ ही नहीं है। और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा उसको सब्सटेंस पर्सनली दे दिया जाता है या किसी और के माध्यम से किसी भी तरह से दे दिया जाता है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। इसमें कई सारी परिस्थितियां इन्होंने वर्णित की हैं कि वो महिला पागल हो गई है। जैसे एक महिला का केस मैंने डिसाइड किया था, वो लेडी जो है वो बिल्कुल पागल महिला थी और उस के साथ रेप किया गया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। मैं ये इसको रेप शब्द नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी उसको उसके साथ सेक्सुअल एक्ट जो है वो किया गया था, सेक्सुअल एक्ट किया गया था, एक्ट ये किया गया था। अब चूंकि वो महिला कंसेंट देने में समर्थ नहीं थी तो सेक्सुअल एक्ट जो है वो चेंज हो गया था रेप में। अब ये कैसे हो जाता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ 5th पॉइंट यही कहता है कि किसी भी तरह से, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन, उसने कोई वाइन वगैरह पी ली हो या कोई ऐसा स्टूपिफाइंग उसको कोई सब्सटेंस दे रखा हो, जैसे कोई एनडीपीएस पदार्थ दे दिया उसको, एनडीपीएस के पदार्थ उसको मान लो दे दिए जाते हैं, ठीक है, कोई नशा उसको इस तरह का करवा दिया जाता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। 6th पॉइंट है विद और विदाउट हर कंसेंट when she is under 16 years of age। explanation 16 years of age with or without her consent when she is under 16 year of age। अब तो ये एज जो है वो 18 हो गई है, यहाँ भी अमेंडमेंट हो गया है कि 18 साल से कम उम्र की महिला की कंसेंट जो है वो कोई कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अलग से इसमें पॉक्सो एक्ट भी आ गया है, ये धारा शायद हमने पुरानी लिख दी होगी, तो ये अंडर 16 ईयर ऑफ एज है, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है 6 पॉइंट है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर मामला आ रहा है तो अलग से पॉक्सो एक्ट में दर्ज हो जाता है और अब 16 ईयर का अमेंडमेंट होकर 18 वर्ष हो चुका है। ये एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offense of rape। penetration इसमें sufficient माना है, लेकिन ये भी एक तरह से अब चेंज हो चुका है क्योंकि धारा ही चेंज हो गई है। अब हम इसमें वर्णित करेंगे कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स किस चीज को मानेंगे, हम अभी आगे इसका वर्णन पढ़ेंगे। ये दोबारा मैंने यहाँ इसको लिखा है और अब ये क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आ गया है, इसमें सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन चेंज हो गई है। क्या चेंज हुआ है इसमें, जो ये पेंट्रेशन का पॉइंट है ये हमने यहाँ ये लिखा था पेंट्रेशन, ये पूरा का पूरा यहाँ अब चेंज हो गया है, तो पेंट्रेशन अब जरूरी नहीं है। और देखिए 375 की डेफिनेशन कितनी वाइड हो चुकी है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी शायद लोगों को ये पता नहीं है कि कब किस परिस्थिति में हम इस एक्ट को रेप मान लेंगे। तो पहला ये पॉइंट यहाँ देखिए, ए मैन इज सेड टू रेप इफ ही। अब इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि कब हम उसको रेप मान लेंगे। पहला पॉइंट है इसमें पेंट्रेशन का। देखिए पेंट्रेशन के अलावा भी रेप हो जाएगा, पेंट्रेशन जरूरी नहीं है।
तो वो भी रेप ही मानी जाएगा। इसमें एक पॉइंट पेंट्रेशन का जो पॉइंट है, यानी अब शारीरिक संबंध बनाए जाने का जो पॉइंट है, वो एकमात्र पॉइंट रह गया है, रेप का एक पॉइंट हो गया है। और इसके अलावा जो 3 पॉइंट हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो पेंट्रेशन यानी शारीरिक संबंध बनाने के अलावा है। अब कई बार लोग कह देते हैं कि ये झूठे मामले आ रहे हैं। आप रेप की डेफिनेशन तो समझिए कि विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने कितना इसको डेफिनेशन को वाइड कर दिया है। अब हम इसको समझते हैं। penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। चार चीजों में अगर पेनिट्रेशन होता है तो फिर वो रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है inserts to any object, inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman or make her to do so with him। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है हमारी पोक्सो एक्ट में है। तो अगर पोक्सो एक्ट की आप धारा 3 पढ़ रहे हो या 5 पढ़ रहे हो तो उसमें ये सेम डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अब वहाँ सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर वुमन शब्द इन्होंने काम में लिया है और वहाँ पर चाइल्ड शब्द काम में लिया गया है, चाइल्ड। ठीक है, और वो चाइल्ड का मतलब है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ आप एक शब्द देखिए, एनस। ठीक है, ये गुदा का पीछे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर लड़के की कई जो लोग होते हैं वो किसी लड़के के साथ भी इस तरह का अपराध कर देते हैं, तो अगर किसी एनस में गुदा पॉइंट में अगर ये इस तरह का कार्य किया गया है, उसका अपना पेनिस का पेनिट्रेशन हुआ है या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर भी मैंने एक केस डिसाइड किया था, वो अभी मैं बताऊंगी। तो अगर लड़के के साथ भी इस तरह का अपराध होता है, क्योंकि मैंने कई सारे डॉक्टर से मेरी बात होती रहती है, तो यहाँ हम इसी पॉइंट पर देखेंगे। वो ये कहते हैं कि लड़कियों से ज़्यादा ऐसे अपराध लड़कों के साथ हो रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत अपराध हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पेरेंट्स से भी, जो पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने छोटे बच्चे, चाहे वो लड़की हो, अगर लड़का भी हो तो उसका भी खास ख्याल रखें, क्योंकि अपराधी ये नहीं देखता है कि वो लड़की है या लड़का है। तो वो लड़का भी है तो भी उसके साथ अपराध हो रहा है, और ऐसे डॉक्टर्स कह रहे हैं और ऐसे केसेस हमारे पास भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि लड़कों के साथ अपराध हो रहा है। बेचारे लड़के बता भी नहीं पाते हैं, तो आपको उनकी सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए, छोटे बच्चों की। और जो 17 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, तो उनके साथ भी इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट ये देखिए, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट। वो क्या करते हैं, जो लड़का है या लड़की भी है तो उसकी वेजाइना या यूरेथ्रा और एनस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट घुसाते हैं। अब मैं यहाँ एक छोटी बच्ची का आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। यहाँ मैं अगले पॉइंट पर ले लेती हूँ इसको। एक छोटी बच्ची आई 4 साल की, वो एक स्कूल के अंदर जाती थी। ठीक है, वो स्कूल के अंदर जाती थी, तो एक दिन वो टॉयलेट में गई और वहाँ का जो पियोन है जब उसने उस बच्ची ने टॉयलेट जाने के लिए कपड़े खोल रखे थे, तो अपनी अंगुली जो है, फिंगर, उसको उसके जो पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें अंगुली को इंसर्ट किया, अंगुली को अंदर घुसाया। तो इस मामले में उसको 20 साल की सजा दी थी। ये भी रेप की परिभाषा में आ रहा है, लेकिन ये रेप कौन सा है, ये धारा 375 का भी है, और इसको मैंने सजा दी थी पोक्सो में। ठीक है, फिंगर देखिए आप, रेप का डेफिनेशन कितना ज्यादा हो गया है, फिंगर को इंसर्ट कर रहा है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, लेकिन ये रेप कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इंसर्ट्स टू एनी ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई वस्तु भी हो सकती है, और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस के अलावा अगर शरीर का कोई भाग उसके उस पीड़िता के भागों में इंसर्ट करता है तो वो रेप का डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ क्योंकि अंगुली घुसाई थी तो वो
रेप की डेफिनेशन में आए। यहाँ अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा या कुछ और भी अगर इंसर्ट करता है उसके प्राइवेट पार्ट्स में तो वो रेप का डेफिनेशन होगा। तो देखिए आप कितना ज़्यादा इसका रेप का डेफिनेशन बढ़ गया है। अब मैनिपुलेट्स, तीसरा पॉइंट है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमन सो एज टू कोज पेंट्रेशन इनटू द वेजाइना। अब यहाँ मैनिपुलेशन को भी, अगर उसके किसी पार्ट को मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपना पेंट्रेशन इजी कर सके तो भी वो रेप का ही रूप माना जाएगा। ये तीसरा पॉइंट मैनिपुलेशन का बहुत वाइड डेफिनेशन हो चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डिफेंस, अगर कोई अक्यूज्ड है उसको ही लगता है कि उसका झूठा नाम लगाया गया है तो आप ये देखिए उसको सारे संदर्भों को समझकर, एडवोकेट को सारे संदर्भों को समझकर और अपनी डिफेंस को तैयार करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इसका अप्लाइज हिज माउथ, यानी अगर मुंह से भी अगर वो कुछ करता है हिज माउथ तो भी ये रेप की डेफिनेशन में आएगा। वेजाइना, इसमें भी 4 पॉइंट है, वेजाइना एनस, इसमें 3 पॉइंट है, वेजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, उसको मजबूर करता है कि वो महिला कुछ करे उसके साथ माउथ के जरिए या किसी और पर्सन के साथ मजबूर करे, तब भी ये रेप के डेफिनेशन में आएगा। यहाँ हम देखिए गैंग रेप की भी हम बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि गैंग रेप का भी कितना वाइड स्कोप हो चुका है। तो अब परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, ये जो ऊपर 4 एक्ट हमने बतलाए A, B, C और D, ये चारों एक्ट जो किए जा रहे हैं वो किन परिस्थितियों में होने चाहिए, ये वो पुराने वाले ही पॉइंट है। फर्स्ट, against her will, secondly without her consent, thirdly with her consent when such consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death, या चोट पहुंचाने के अगर डर से अगर वो करती है तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। वही 4th पॉइंट भी वही है, 5th भी वही है और इसके बाद 6 ये दोबारा आ गया हमारा, ये 6 पॉइंट भी वही है। ये इसमें शायद लिखने से रह गया है या इसमें आ चुका है 5th पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लीबिया मेजोरा। अब ये पार्ट्स जो है वेजाइना के ये भी आपको समझने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पार्ट डिस्क्राइब किए हैं, ये 2 पार्ट इसके होते हैं, एक लीबिया माइनोरा होता है, एक लीबिया मेजोरा होता है। तो जो लीबिया मेजोरा होता है ये आउटर पार्ट होता है और लीबिया जो माइनोरा होता है ये भीतर वाला पार्ट होता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि कई बार महिला का हाइमन रप्चर नहीं हो पाता है, उस लड़की का, छोटी बच्चों का खास तौर से हाइमन रप्चर नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको वो 4 साल की बच्ची का जो केस बताया, तो जब अंगुली इंसर्ट की तो उसका हाइमन रप्चर नहीं था, हाइमन उसका रैप्चर नहीं था। इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है तो आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि जब उसकी लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट बनती है वो जो रेप पीड़ित होती है उसकी किस तरह बनती है, उसमें हाइमन की क्या स्थिति रहती है, वो भी हमने बताया हुआ है। तो यहाँ ये जो 4 साल की बच्ची का केस था इसमें हाइमन रैप्चर नहीं था लेकिन उसके ब्लड आया हुआ था वेजाइना में, ब्लड उसके आया हुआ था, फिर भी हमने उसको रेप माना। हाइमन रैप्चर होना जरूरी नहीं है, तो वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये देखिए पार्ट देखिए लीबिया माइनोरा और लीबिया मेजोरा, तो ये आउटर पार्ट होता है मेजोरा और माइनोरा में जब तक पेंट्रेशन नहीं होता हाइमन रैप्चर होने की स्थिति नहीं होती है। और इन्होंने ये कहा है, जब इसकी ये एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये जो मेजोरा वाला पार्ट है अगर यहाँ भी इंसर्शन होता है, अगर यहाँ भी कोई पार्ट आप डालते हो, चाहे वो पुरुष का पार्ट हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, तब भी वो हम रेप की डेफिनेशन में उसको मान लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में है आपको वेजाइना की क्या स्थिति, इन्होंने लीबिया मेजोरा को भी उसमें शामिल माना है। और एक्सप्लेनेशन 2 में कंसेंट के बारे में ये इसको समझा रहे हैं कि कंसेंट मीन्स एन इक्वल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। यानी कंसेंट को हम तभी मानेंगे जब वो अपने शब्दों के द्वारा, गेस्चर्स के द्वारा या अपने किसी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी विल को कम्युनिकेट करती है उस
पुरुष को कि वो उस स्पेसिफिक उस सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है। यानी महिला जब तक आपको स्पष्ट नहीं कहे, वो अपने किसी भी तरह से सहमति अगर वो नहीं दिखाती है तो वो सेक्सुअल एक्ट की डेफिनेशन में ही माना जाएगा। या तो वो स्पष्ट रूप से कहे कि हाँ मैं सहमत हूँ, और या वो अपनी गर्दन हिलाकर ये कहे कि हाँ मैं सहमत हूँ, या वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रही है, तब तक उसको कंसेंट माना जाएगा, नहीं तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ भी मैंने एक केस के बारे में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ कि एक केस आया, एक पुरुष और प्लस बी के कुछ समय तक रिलेशन थे। फिर बी ने, ये महिला जो है ये वहां से बाई पार्ट होनी शुरू होगी, मतलब अलग होनी शुरू होगी उस रिश्ते से। अब ये ए जो है ये इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। एक बार इस ए ने जो है उसका वीडियो बना लिया, ठीक है, ये उसने वीडियो बना लिया और सीडी बनाकर उसके घर भेज दी बाई ने। अब सीडी बनाकर उसके घर भेज दी, मुकदमा दर्ज हो गया। और उस सीडी को जब हमने देखा तो आप ये देखिए कि महिला स्पेसिफिक वो होटल के कमरे में गई, वो महिला उसके साथ एक्ट भी हो रहा है, लेकिन उस महिला की कहीं भी इच्छा जाहिर नहीं हो रही। वीडियो में साफ दिख रहा था कि महिला बिल्कुल सब कुछ बेमन से कर रही है। तो उसको हमने कंसेंट नहीं माना, उसको कंसेंट नहीं माना और 10 साल की उसको सजा दी। इस पॉइंट को जब हमने इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमने ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी ये वीडियो देखा, इवन जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने भी ये वीडियो देखा और उनसे हम पूछा कि क्या इसको आप अपनी सहमति मानते हो? उन्होंने कहा नहीं, ये वास्तव में उसकी सहमति नहीं है। तो इस तरह के जो एक्ट है, सीडी को घर भेज देना, सीडी को वायरल कर देना, तो साफ वो एविडेंस कोर्ट के सामने आ रहा है और उससे कोर्ट पता चला लेता है कि क्या इसका कम्युनिकेशन, इसका पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, और फिर कोर्ट इसके आधार पर उसको कंसेंट नहीं मानते हुए सजा दे सकता है। तो इस मामले में उसको 10 साल की लड़के को जो है सजा हुई। तो अब हम इसका ये प्रोवाइडेड दैट क्या कह रहा है, दैट इज, ये कोई कंसेंट की और आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट ए वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट to the act of penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। यानी अगर कोई महिला फिजिकली आपको रजिस्ट नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है, कई बार देखिए जो डॉक्टर्स रिपोर्ट बना रहे हैं वो यहाँ अगर ये डॉक्टर्स तक भी ये वीडियो आ करें, डॉक्टर्स जो है बहुत गलत रिपोर्ट इस मामले में रेप केसेज में बना रहे हैं। वो तथ्य उनको लिखना है, फैक्ट उनको लिखना है कि पीड़िता का हाइमन टूटा हुआ है कि नहीं है, या इंटरकोर्स उसके साथ हो रखा है कि नहीं हो रखा। इसके बजाय वो फोर्स शब्द पर जोर देते हैं कि इस मामले में फोर्स का यूज नहीं हुआ। भाई डॉक्टर्स मेरे, फोर्स शब्द जो है ये न्यायालय तय करेगा। फोर्स एक लीगल टर्म है, इट इज़ नॉट ए मेडिकल टर्म। फोर्स माने सुप्रीम कोर्ट ने भी वो डिसीजन, अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं उसको भूल गई लिखना और मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो मेरी डायरी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो फोर्स शब्द जो है वो मेडिकल टर्म नहीं है, इसलिए डॉक्टर इस पर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकता। ये एक लीगल टर्म है। और यहाँ भी ये देखिए, यहाँ वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कोई महिला फिजिकली रेजिस्ट ना करे, फिजिकल रूप से वो विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसके दिमाग में विरोध है, दिमाग में अगर विरोध है तो भी उसको कंसेंट हम नहीं मान सकते। तो यहाँ प्रोवाइडेड में उन्होंने नेगेटिव इसको लिखा है कि अगर वो फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है तो भी ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसने अपनी सहमति दी हो। तो डॉक्टर्स को कई बार मैं जब वो फोर्स की बात कर रहे हैं कि उसकी बॉडी पर फोर्स, वो किसको मानते हैं कि अगर उनको बॉडी पर कोई इंजरी नहीं दिखती है, ठीक है, बॉडी पर अगर उनको इंजरी नहीं दिखती है तो वो कहते हैं कि वो उस मामले में फोर्स नहीं था, उस मामले में फोर्स नहीं था। भाई आप कैसे कर सकते हो? फोर्स तो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, उसको डराया हुआ हो सकता है, वो किसी भी रूप में, वो क्या परिस्थिति थी ये कोर्ट देखेगा। कोर्ट के सामने बहुत सारी स्थिति एविडेंस के माध्यम से आती है, डॉक्टर के सामने ये स्थिति नहीं रहती है। तो मेरा ये मानना है डॉक्टर्स अब ये फोर्स के बारे में राय ना दें, केवल वो फैक्ट बताएं उस महिला की केवल
या महिला या पुरुष, यहाँ 375 में तो महिला की देखेंगे, लेकिन पोक्सो एक्ट में हम जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के उनकी भी स्थिति को देखते हैं। तो वहाँ हम केवल यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर से कि वो केवल फैक्ट बताएं। एक्सेप्शन 1, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अब अगर कोई डॉक्टर कोई किसी तरह की सर्जरी कर रहा है, कोई मेडिकल प्रोसीजर के माध्यम से अगर उसने इस तरह का कोई एक्ट वो कर रहा है, तो ये इन्होंने रेप का डेफिनेशन में वो नहीं आएगा, मेडिकल अगर प्रोसीजर हुआ है। Exception 2, sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. अगर कोई पुरुष, तो ये जो 15 ईयर्स एज है इसको भी आप चेक कर लीजिए, ये इसको मैंने चेक नहीं किया है कि अब ये एज 15 ईयर्स है या 18 ईयर्स हो गई है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो इसको मैंने ये चेक नहीं किया है। इसको आप 15 ईयर्स को आप चेक कर लीजिए ऑन वाइफ के साथ, और इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे भी कि ये एज 15 ईयर्स ही है या ये एज 18 साल है। अगर कोई वाइफ अपनी वाइफ के साथ कोई किसी तरह का एक्ट, सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, तो वो क्या अपनी 15 साल तक की वाइफ के साथ अगर करता है उसकी इच्छा के बिना, तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि नहीं करेगा, या ये एज 18 साल तक की हो चुकी है, इसको भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब ये जो है हिंदी में ये मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यही वो उसमें आता है कि महिला के शरीर के किसी अंग को संचालित करता है, और इसमें उसको अपने मुंह को प्रयुक्त करता है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसकी इच्छा के विरुद्ध सहमति के बिना, ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर 5वां, उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देने के समय मस्तिष्क की विकृत चित्तता या मदमस्त होने या मूर्छाकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ, और ये देखिए जब सहमति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो। ये नया अमेंडमेंट ये इसमें आ चुका है 18 वर्ष। वहाँ अपन ने 16 वर्ष देखा था इंग्लिश वाले में, तो इसको आप, ये गलत है, और ये 18 साल से कम उम्र की महिला की सहमति नहीं मानी जाएगी। और यही चीज़ मैंने आपको पोक्सो में भी बताई है कि पोक्सो में भी ऐसा होता है, और ये 18 साल से कम उम्र वाले मामले पोक्सो में चले जाते हैं जब वह सहमति देने में, 7वां, जब वह सहमति देने में असमर्थ हो। और ये लीबिया मेजोरा इसमें शामिल होगा। और असंदिग्ध स्वैच्छिक इकरार से क्या क्या है ये यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो 15 वर्ष है इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। हालांकि इस नई धारा में भी ये 15 वर्ष ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार चेक करना जरूरी है। देन अब आता है कंसेंट के मामले में एक और हमारे पास धारा है एविडेंस एक्ट की। ये हमारा एविडेंस एक्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ प्रिजम्पशन दी हुई है, तो हम 375 के साथ हम इस धारा 114A को भी पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग मुझे नहीं पता इसके साथ पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप सेक्शन 375 पर अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है एक्सप्लेनेशन का कि आप धारा इसको 375 को एक्सप्लेन करिए, तो ये 114A भी आपको साथ में लिखनी चाहिए, तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और जो एडवोकेट हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, न्यायाधीश हैं, तो उनको तो ये धारा 114A ध्यान में रखनी चाहिए, और वो रखते भी हैं। A presumption as to absence of consent in certain procedure, prosecution for rape in a prosecution for rape under। अब देखिए, अगर हमको प्रिजम्पशन करना है, किन परिस्थितियों में हम कंसेंट का प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, कि वहाँ एब्सेंस का प्रिजम्पशन करेंगे। जो एब्सेंस ऑफ कंसेंट है उसका हम प्रिजम्पशन करेंगे, किन किन परिस्थितियों में हम करेंगे। ये जो 376 2 के जो मामले हैं उनमें हम ये प्रिजम्पशन करेंगे कि वहाँ ये कंसेंट एब्सेंट थी। अब इसका क्या इसका मतलब है ये मैं अभी समझाऊंगी। पहले हम सिर्फ धारा को समझ लेते हैं कि धारा ये कहती है 376 2 का ये क्लॉज ABCD EFGHIJKLMN, अगर ये किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, ठीक है, और वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड, सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो गया है, ठीक है, उस परिस्थिति में
द क्वेश्चन इज वेदर इट वॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन अलेज्ड, और क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि क्या उस महिला की सहमति ली गई थी जो जिसके साथ रेप बताया जा रहा है। सच वुमन स्टेट्स इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट that consent was not that she did not consent, the court shall presume that she did not consent। वो महिला कोर्ट के सामने आकर कहती है कि उसने कोई कंसेंट नहीं दी थी, तो इसकी ये उपधारणा की जाएगी shall presume that she did not consent, कि उसने ऐसा उसका कंसेंट नहीं दिया हुआ था, तो कोर्ट इसी बात को मान लेगा। और ये बर्डन, अब इसमें ये देखिए जो शब्द है a presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape, और ये आगे क्या कह रहा है, without consent alleged that she did not consent, the court shall presume, shall शब्द यूज हुआ है इसमें, मैंडेटरी है कोर्ट के लिए ये उपधारणा करना, ठीक है। तो ये उपधारणा करना, ये मैंने हिंदी में इसको बताया है, अभियोजन पक्ष बलात्कार के लिए अमुक अभियोजन में सहमति के अभाव के संबंध में उपधारणा करेगा। ये अगर पॉइंट्स हैं कि अधीन बलात्कार के लिए अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन हमला साबित किया जाए, ठीक है, शारीरिक संबंध स्थापित करना जरूरी है। और प्रश्न ये है कि क्या ये दूसरे व्यक्ति जिस पर बलात्कार किए जाने का अभिकथन किया गया था सहमति के बिना था, और ऐसा अन्य व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति के समक्ष ये वर्णित करता है कि उसने सहमति नहीं दी, तो न्यायालय ये उपधारित करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने सहमति नहीं दी, ठीक है। और ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जो हमले से हमारा क्या तात्पर्य है, ये 376 के जो 375 के जो खंड, ये 375 है, 375 के खंड कै और में उल्लेखित कार्यों में से कोई भी अभिप्रेत होगा, जो हमने डेफिनेशन दी थी उसमें ए से लेकर डी तक के पॉइंट आएंगे, ठीक है। अब ये धारा 300, इसको 76 को हम देख लेते हैं। सेक्शन 376 इन द इंडियन पीनल कोड, ये 1 नंबर पॉइंट है। अब यहाँ 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए। एक तो 376 का 1 नंबर अपराध आएगा, 376(1), और दूसरे अपराध आएंगे 376(2) में। ये बहुत सारे ABCD जो पॉइंट हैं, अब ये पॉइंट है, तो आपको ये समझने, पहली बात तो ये समझना है कि 376(1) कब बन जाएगा, 376(2) कब बनेगा, और 376(2) में जो पॉइंट दिए हुए हैं ये ग्रीवियस नेचर के हैं, यानी ये गंभीर प्रकृति के मामले हैं। तो अब इस धारा को मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ने से ये आपको समझ में आएगा। Whoever except in the case provided for by section 2, यानी ये except in the case provided for by section 2, ये जो 376 के 2 में जो पॉइंट आए हुए हैं, यानी पुलिस ऑफिसर कोई अपराध करता है, आर्मी ऑफिसर कोई अपराध करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई स्टाफ अपराध करता है, ये सारे ग्रीवियस नेचर के मामले हैं, इनको इस धारा में शामिल नहीं किया गया है। अब वो क्या करते हैं, कमिट्स, यानी इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ये 376(2) वालों के अलावा, whoever commits rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years। अब ये जो 7 years है सजा, इसको भी आप चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये अब 7 years है या ये 10 साल हो गई है, ठीक है। इसको आप मुझे चेक करके बताना। That which may be for life or for a term which may extend to 10 years, तो वो लाइफ भी हो सकती है या 10 years भी दे सकता है, which में but which may be for life or for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine unless the woman raped in his own wife and is not under 12 years of age, in which cases he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, और यानी वाइफ के मामले में 2 year है, with fine or with both, provided that the court may for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of him for a term of less than 7 years। कुछ विशेष परिस्थितियों में 7 years से कम भी दी जा सकती है। To be mentioned in the judgment impose a sentence of life imprisonment
टर्म ऑफ लेस देन 7 ईयर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 376 जो है 1, इसमें हमको अगर केस आ रहा है तो हमको क्या 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी। हमको 114 एविडेंस एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी 2 पॉइंट है हमारे पास, ये इसको एक साफ यहाँ हम इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे। 376 1 के मामले में आपको समझा रही हूँ। जब आप एडवोकेट हैं या आप न्यायाधीश का कार्य कर रहे हैं, आपको 376 1 और 2 में अंतर पता होना चाहिए। सेक्सुअल एक्ट और दूसरा कंसेंट। प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना पड़ेगा 376 1 के मामले में? दोनों चीजें साबित करनी पड़ेंगी, सेक्सुअल एक्ट और कंसेंट की। सेक्सुअल एक्ट साबित करना पड़ेगा कि उस महिला के साथ इस तरह का सेक्सुअल एक्ट हुआ, मुल्जिमान ने किया और उस महिला ने अपनी सहमति नहीं दी थी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको साबित करने पड़ेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं 376 2 के मामले में। इसमें क्या हो जाएगा 376 2 में? इसमें ये 114 1 काम में हम लेंगे, 114 1 काम में लेंगे। इसका मतलब ये है, ये ग्रीवियस मामले हैं। अगर कोई, ये पहला ए पॉइंट है, पुलिस ऑफिसर अगर कोई अपराध करता है, इन परिस्थितियों में डिटेल में आप पढ़ लेना। पुलिस ऑफिसर भी विद इन द लिमिट, इसमें भी कई सारी राइडर्स हैं, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपराध करता है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली का पुलिस ऑफिसर बॉम्बे में अगर अपराध करता है तो क्या वो पुलिस ऑफिसर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अगर अपने एरिया में अपराध करता है तो ही उस पर ये 2 नंबर लागू होगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ये आप सबको ये देखनी पड़ेंगी। दूसरा है ये बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट पर आ रहा है। तीसरा मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ जेल, ये तीसरा पॉइंट जो है ये जो जेल का स्टाफ है उस पर लागू होता है। चौथा पॉइंट है बीइंग द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, ये चौथा पॉइंट हॉस्पिटल पर लागू होता है। फिर 5वां पॉइंट नोइंग हर टू, ये अगर कोई प्रेग्नेंट महिला के साथ अपराध करता है तो ये ई पॉइंट लागू होगा। और ये एफ जो पॉइंट है, अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची है तो फिर ये एफ लागू होगा। यहाँ रेप केसेस में हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 3 तरह के रेप केसेस हमारे पास आते हैं। एक तो जो लड़कियां जिनमें उम्र 12 वर्ष से कम है, अगला जो 16 वर्ष से कम है, जो तीसरा जो 18 वर्ष से कम है, और चौथा जो लेस देन 12 और लेस देन 16, लेस देन 18 और ग्रेटर देन 18। तो 4 तरह की महिलाओं के साथ रेप केस आते हैं। तो सब में अलग अलग सजा है और कोर्ट सजा की ग्रेविटी को भी इनके हिसाब से ही देखती है। तो इसलिए ये 12 इयर्स ऑफ एज की बात आ रही है, ये इस एफ पॉइंट में कवर हो रही है। ठीक है, अब ये जी नंबर पॉइंट है, ये जी नंबर गैंग रेप का पॉइंट है। और ये इसके बाद यहाँ भी मैंने ये धारा 114 ए लिखी है, क्योंकि गैंग रेप में भी ये धारा काम में आती है। अब क्या काम में आती है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, ये इसमें यहीं अपना ख़त्म हो गया। इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप खुद देख लेना, जो आई एच ये सारे पॉइंट उनके आप देख लेना। ठीक है, अब मैं जो इसका अंतिम जो बात जो मैं बताना चाह रही हूँ वो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर 376 2 में अगर कोई मामला आ रहा है तो प्रोसिक्यूशन को क्या साबित करना पड़ेगा? वो साबित ये करना पड़ेगा, एक केवल सेक्सुअल एक्ट साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। और जो दूसरा पॉइंट था कंसेंट का, ये जो कंसेंट वाला पॉइंट था, ये जो उपधारणा है धारा 114 ए की, ये प्रोसिक्यूशन के काम आएगी। क्योंकि महिला अगर ये कहती है कि उसके साथ अपराध नहीं हुआ, उसने कंसेंट इस मामले में नहीं दी, उसकी कंसेंट नहीं थी, तो 114 ए के आधार पर न्यायालय ये उपधारणा कर लेगा कि उसने कंसेंट नहीं दी। लेकिन ये मामले कैसे होने चाहिए? ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे मामले 376 वाले जितने भी मामले हैं ये सारे होने चाहिए। तो
इसके बाद ये जो बर्डन है ये मुलजिम पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ डिफेंस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कंसेंट तो प्रोसिक्यूशन को ये 376(2) के मामलों में साबित ही नहीं करनी पड़ रही है, और 114(a) की जो अवधारणा है वो 376(2) के मामलों में ही है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्रोसिक्यूशन को कंसेंट साबित करने की जरूरत नहीं है, महिला केवल ये कहती है कि उसने कंसेंट नहीं दी तो कोर्ट प्रिजम्पशन कर लेगा, और फिर ये बर्डन जो है वो मुलजिम पर आ जाता है कि महिला ने कि उसने कंसेंट ली थी। ठीक है, तो मुलजिम पर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अब हम एविडेंस की स्थिति को देखते हैं कि कौन सा किस गवाह के माध्यम से हम क्या साबित करते हैं। अब ये देखिए, ये एक ये विक्टिम है ऐना, ठीक है, ये विक्टिम है ऐना। अब ये क्या क्या कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करती है, ये विक्टिम है ना, ये विक्टिम ये कहती है, ये विक्टिम मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये एक बच्ची है और इसकी उम्र 21 वर्ष है। ठीक है, ये कहती है कि उसके साथ ये एक जो अक्यूज्ड है ए नंबर, इसने इसके साथ रेप किया। अब दो बातें इसको साबित करनी पड़ेंगी, एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्लस कंसेंट। लेकिन अगर ये व्यक्ति ए मान लो पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी ज्यूरिडिक्शन में ही अपराध करता है, तो फिर इसको कंसेंट भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कंसेंट को तो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर लेगा, और ये बर्डन जो है उल्टा इस ए पर आ जाएगा कि वो ये साबित करे कि महिला ने कंसेंट दी थी। तो ए के बयान हो गए कि मान लो ये PW1 ऐना ये कहती है कि मैं ये जो ए नंबर मुलजिम है इसको मैं जानती हूँ, और इतने इतने दिनांक को इस स्थान पर मैं ये जा रही थी या वहाँ बैठी थी, ये व्यक्ति आया और उसके साथ उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, उसने कोई सहमति नहीं दी थी। ठीक है, तो ऐना ये कहती है। अब PW2 वाना, ये इसकी मान लीजिए मदर है। ठीक है, तो ये जाकर अपनी मदर को बताएगी, तो मदर बयान देती है, लेकिन ये केवल हेयर से के रूप में ही आती है। ठीक है, लेकिन ये जैसा ये इसको बताती है वैसा ये भी बयान देती है कि घर जाकर इसकी ऐसी हालत थी, मेडिकली ये कैसी थी, ये सारी बातें ये बताती है। जनरली मदर के बयान कोर्ट में होते हैं। फिर ये ताना, ये फादर आता है। जनरली जो विटनेस पेश किए जाते हैं मैं उनकी बात बता रही हूँ। फादर ने मान लो इस मामले में रिपोर्ट करवाई, तो एग्जिबिट इस पर किस में डालेंगे, एक तो जो तहरीरी रिपोर्ट है, तहरीरी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हमारे और भी वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तहरीरी रिपोर्ट क्या होती है ये हमने डिटेल में बता रखा है। तहरीरी रिपोर्ट बताएगा, उसकी जन्म तिथि के बारे में एविडेंस देगा, ये सारे पॉइंट वो बताएगा। जन्म तिथि अगर 18 वर्ष से कम है तो खास तौर से जन्म तिथि इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस 21 साल में तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तीसरा जो पॉइंट है, डॉक्टर PW4 जो एविडेंस आती है वो डॉक्टर की आती है। वो क्या क्या कहते हैं, विक्टिम का बलात्कार संबंधी मेडिकल वो करता है, उसके सैंपल, खून, जो ब्लड है, उसका सलाइवा, लार, कपड़े, वेजाइनल स्वैब, वेजाइनल स्मीयर, इन सब के वो सैंपल लेता है। DNA परीक्षण के लिए सैंपल लेता है, फिर पुलिस को सुपुर्द करता है। तो ये अपनी एविडेंस में इसके बारे में बताता है। हमने इस रिपोर्ट के बारे में भी अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद IO इन्वेस्टिगेशन करता है। इसमें ये IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये अपनी एविडेंस में सारी बातें बताता है। उसने साइट प्लान बताएगा, सीजर के बारे में बताएगा, और ये जो पुलिस रिपोर्ट, ये जो इसने इसका जो मेडिकल किया, ये सैंपल लिए, तो ये भी IO को सौंपता है। तो फिर IO ने ये सैंपल प्राप्त किए। ये IO जो भी अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कार्रवाइयाँ करता है, ये सारी इनके बारे में कोर्ट को बताता है। इसके बाद PW6 जो गवाता है स्कूल का हेडमास्टर, जो फॉर प्रूविंग एज, उस लड़की की एज को वो साबित करता है। अगर महिला बालिग है, एडल्ट है, तब तो इसको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र की अगर बच्चियां हैं तो उनको ये हेडमास्टर इनको आके
साबित करता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लाता है ये, इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो स्कूल से जारी होता है उसको लेके आता है, एडमिशन फॉर्म और जो एसआर रजिस्टर है वो कोर्ट में पेश किया जाता है, और उनके माध्यम से जितनी स्कूलों के हेडमास्टर हैं वो सब कोर्ट में आते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो पढ़ी है उन्हीं के हेडमास्टर इसको साबित कर सकते हैं, तो वो आते हैं। फिर इसका जो साइट प्लान बनाता है, 2 विटनेस साइट प्लान के होते हैं, तो PW7 और PW8। ये तो मैं जो हमारी फाइलों में आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनका नंबर यही हो, वो आपकी फाइल के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये साइट प्लान के होते हैं। नक्शे मौके पर, नक्शा मौका क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्लू जो है उनको मिल जाता है। कई बार हमने देखा है कि लड़की के जैसे कुर्ते के बटन वहाँ पर मिलते हैं, कोई स्लीपर जो चप्पल होती हैं वहाँ पर वो एक्यूज की छूट जाती हैं, या कोई सिगरेट का टुकड़ा है, ये इस टाइप के जो अलामात हैं ये वहाँ पर मिल जाते हैं। तो साइट प्लान पर जो ही पुलिस को सूचना मिलती है वो साइट प्लान पर जाती है और साइट प्लान की स्थिति को, नक्शे मौके की स्थिति को देखती है कि वहाँ पर अपराध के कुछ क्लू हैं या नहीं हैं। तो ये दोनों जो गवाह हैं जिनकी उपस्थिति में, इस बात को आईओ भी एक्सप्लेन करता है, लेकिन 2 गवाहों की उपस्थिति में वो साइट प्लान बनाता है। अब यहाँ साइट प्लान में एक चीज़ और आपको देखने की होती है कि अक्सर इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते। एक तो होता है किसकी निशानदेही से, निशानदेही इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक तो जो कंप्लेनेंट होता है, जैसे जो PW हमारा 3 है जो फादर है, और जो लड़की है PW1, उसकी निशानदेही से नक्शा मौका बनेगा, क्योंकि घटना किसके साथ हुई है, PW1 के साथ हुई है, तो PW1 ही सबसे अच्छी तरह निशानदेही उस घटना स्थल की कर सकती है। निशानदेही का मतलब पहचानने की जो आइडेंटिफिकेशन है, साइट को पहचानने का काम ये PW1 ही कर सकती है, तो उसकी निशानदेही से नक्शा बनता है। अक्सर जब इसमें मामले में डिफेंस में जब क्रॉस एग्जामिनेशन जब एडवोकेट्स करते हैं, तो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि PW7 और 8 से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और ये निशानदेही वाला जो गवाह है PW1 या जो कंप्लेनेंट है PW3, उससे क्या सवाल पूछेंगे। अक्सर वो ये जो सवालात हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, वो इनसे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों की उपस्थिति में क्या काम हुआ है, इन दोनों की उपस्थिति में तो केवल साइट प्लान बना है। आपको ये गवाह और ये गवाह की पोजीशन समझनी पड़ेगी। ये तो केवल इतना सा आके कहेंगे कि हमारी मौजूदगी में ये साइट प्लान बना था। तो साइट प्लान के एक तरह से 4 गवाह हो गए, एक तो आईओ हो गया, एक तो आईओ हो गया, ठीक है, और 2 ये गवाह हो गए, और एक ये निशानदेही वाला गवाह हो गया। तो ऊपर जब आप साइट प्लान को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखना उस पर ये लिखा होता है कि इस व्यक्ति की निशानदेही से हमने ये नक्शा मौका बनाया। तो उस व्यक्ति से क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये जो दोनों गवाह हैं इनसे तो केवल जिले में क्रॉस एग्जामिनेशन में जब आप पूछते हैं तो आपको यही देखना है कि वास्तव में वहाँ मौके पर गए थे या थाने पर ही इनसे सिग्नेचर करवा लिए थे। ये दोनों गवाह कई बार बहुत ज़्यादा बार हॉस्टाइल हो जाते हैं, कहते हैं हमने तो खाली कागज़ पर साइन कर दिए थे, हम तो हम थाने पर ही बैठे थे, हमसे थाने पर ही सिग्नेचर करवा लिए। तो इस तरह ये हॉस्टाइल हो जाते हैं। लेकिन कई बार इनका हॉस्टाइल होना बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कोर्ट इनको कितना वेटेज देता है हॉस्टाइल होने के बावजूद, ये भी डिपेंड करता है। तो ये 2 गवाह साइट प्लान के हैं। अब PW9 जो है वो डॉक्टर फॉर पोटेंसी टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा, ऊपर भी इसका ये यहाँ देखिए ये चल रहा है। तो इसका पोटेंसी टेस्ट का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप समझ लीजिए। तो ये पोटेंसी टेस्ट के बारे में डॉक्टर जो है एविडेंस देता है। इसमें मेनली वो यही बताता है कि मुलजिम जो है वो सेक्सुअल एक्ट में करने में सक्षम था। तो ये भी सक्षम होना उसका, मुलजिम का ये टेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुलजिम इस बात को साबित कर देता है कि वो तो सेक्सुअल एक्ट करने में सक्षम ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति में रेप हो ही नहीं सकता। तो ये भी मुलजिम के डिफेंस का भी हो सकता है। इस गवाह से बहुत सारे एडवोकेट बहुत ज़्यादा जिरह करते हैं कई बार, लेकिन इसको जिरह की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कई मुलजिम शादीशुदा हैं, अगर उसके 3 बच्चे हो रखे हैं या 1 बच्चा हो रखा है तो उसकी पोटेंसी तो ऑलरेडी उससे साबित हो गई है। तो आप मुलजिम के एडवोकेट हो, मुलजिम की पोटेंसी टेस्ट के बारे में आप डिफेंस ले रहे हो, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ये पोटेंट नहीं है, ये सेक्सुअल एक्ट करने में सक्षम नहीं है।
जब तक कि आप इससे जिरह की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वास्तव में आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मुलजिम है, वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी किस तरह का सेक्सुअल एक्ट करने में सक्षम ही नहीं है, तो इस डॉक्टर से जिरह की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज तो इसकी जिरह को आप, इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन को अगर आप निल भी कर देते हो तो वो आपके केस को प्रभावित नहीं करेगी, आपका केस जो है प्रेजुडिस नहीं होगा। अब जैसे कई बार अपराध में जो गाड़ी काम में ली जाती है उसको सीज कर लिया जाता है, तो सीजर मोटरसाइकिल, मान लो इसमें मोटरसाइकिल जब्त हुई है तो मोटरसाइकिल का सीजर मीमो बनता है, तो इसके भी 2 गवाह आते हैं, PW 10 और 11 मान लो ये सीजर के आ गए। तो एक तो आईओ इसका गवाह होता है, क्योंकि आईओ मेन बताता है कोर्ट को कि उसने सीजर किया था। अब ये जो 2 गवाह हैं ये आईओ की बात को पुष्ट करेंगे, ठीक है, उसको ज़्यादा मतलब इसके एक्ट को बताएंगे कि हाँ हम भी उसके साथ गए थे आईओ के साथ और ये उन्होंने सीज किया था। इसके बाद सीजर साइट प्लान। अब ये मोटरसाइकिल कहाँ से सीज की गई थी इसका साइट प्लान भी बनता है, तो इसको भी आईओ बताता है, ठीक है। तो इसके भी 2 अलग से गवाह बनते हैं। कई बार ये जो 10 और 11 हैं इन्हीं को ये काम करवा लिया जाता है, तो अलग से गवाह बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों गवाह ही इसको भी साबित कर देंगे। अब तस्दीक साइट प्लान एक तस्दीक नक्शा मौका बनता है, ये कंफर्मेशन का नक्शा होता है कि घटना स्थल को ये तस्दीक करने का काम करता है। तो इससे हम क्या क्रॉस एग्जामिनेशन क्या कर सकते हैं, कई बार देखिए इसमें एक बड़ा मेन पॉइंट होता है कि आईओ जो है वो विक्टिम के साथ ही घटना स्थल पर जा चुका होता है। तो इसमें रूलिंग ये है कि अगर एक बार आईओ ने नक्शा मौका लड़की के साथ देख लिया है तो उसी जगह को वो अक्यूज्ड से तस्दीक करवाता है, तो फिर इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया ना। तो यहाँ आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवाल पूछना है कि क्या आईओ उस घटना स्थल पर पहले जा चुका है, क्या उसने लड़की के साथ जो विक्टिम को साथ ले जाकर उसकी निशानदेही से जो नक्शा मौका देखा है वो किस तारीख को देखा है, और ये तस्दीक नक्शा मौका जो कंफर्मेशन वाला साइट प्लान है ये उसने कब बनाया है। तो ये एक तो आपको दिनांक ध्यान में रखनी दोनों नक्शों मौकों की बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि कब कब ये बनाया है, और फिर उसने वो वहां पर पहले जा चुका है, क्योंकि एक बार अगर आईओ देख चुका है तो फिर इस साइट प्लान का महत्व खत्म हो जाता है। तो ये आपको इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अरेस्ट मीमो के भी 2 गवाह होते हैं, PW 16 और 17, यहाँ मैंने उनको बताया है, ठीक है। अब जो अरेस्ट मीमो है उसके साथ ही फिर अक्यूज का अंडरवियर ये आईओ सीज करता है, तो इस सीजर के भी 2 गवाह होते हैं। तो कई बार तो ये 16 और 17 जो जब अरेस्ट मीमो बनता है तो इन्हीं को ये अंडरवियर सीजर का भी गवाह बना लिया जाता है, तो भले अलग से गवाह हो और भले ये हो। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये अंडरवियर इसकी सीज की जाती है, फिर ये अंडरवियर जो है FSL में भेजी जाती है जांच के लिए कि इस पर उसके सीमन है कि नहीं है, या कोई ब्लड का निशान है कि नहीं है, और वो ब्लड है तो किसका है, ये सारी चीजें इससे जांच की जाएंगी। इसके बाद FIR लोजर आता है जो ये बताता है, इसमें देखिए आईओ अलग होता है प्लस FIR लोजर अलग होता है, ये दोनों गवाह अलग अलग होते हैं। कई बार ये सेम भी हो जाते हैं लेकिन जनरली ये अलग अलग होते हैं, तो इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलग अलग होता है। तो FIR लॉजर से तो आप यही सवाल पूछ सकते हैं कि उसकी ड्यूटी वहाँ थी कि नहीं थी, कब थी, और उस वक्त कौन आया था, उसने जो इसमें FIR जो है उस पर इससे मार्क लगवाए जाते हैं, FIR में एग्जिबिट लगता है इस FIR लॉजर से, और जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर A से भी मार्क किया जाता है। और FIR जब ये लॉज करता है तो कौन कौन व्यक्ति उस वक्त FIR लॉज करवाने आया था, तो ये सवाल उससे पूछे जाते हैं और इसकी ट्रस्टवर्दीनेस की जांच की जाती है। और साथ में इसके साथ जो PW 1 है विक्टिम है और PW 3 है, ये दोनों में से कौन कौन उस वक्त आया था, तो ये भी इससे पूछा जाता है। देन ये लगभग पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है या पुलिस का ASI होता है, ये इस तरह की कैटेगरी के, या हेड कांस्टेबल भी कई बार FIR लॉजर हो जाता है। तो ये PW 18 जो है FIR लॉजर, ये पुलिस का गवाह होता है। तो इस हिसाब से
इससे जीरे की जाती है। फिर PW9 जो है वो कैरियर होता है। ये इसका काम क्या होता है, ये FSL रिपोर्ट और जो DNA रिपोर्ट के लिए जो पैकेट तैयार किए जाते हैं खासतौर से डॉक्टर तैयार करता है, और ये जो IO है वो तैयार करता है। तो ये कैरियर जो है वो मालखाना इंचार्ज से पैकेट लेता है और फिर उनको अग्रेषण पत्र के साथ एक फॉरवर्डिंग लेटर बनता है। तो इसमें भी 2 फॉरवर्डिंग लेटर बनते हैं, एक थाने से बनता है, एक तो थाने से बनेगा। अब ये जो व्यक्ति है, ये PW9 पहले तो उस फॉरवर्डिंग लेटर को थाने से लेगा, जो उसको IO देगा या फिर SHO देगा, और फिर उसको SP ऑफिस में लेके जाएगा। SP ऑफिस में वो जो थाने का फॉरवर्डिंग लेटर है वो जमा करा देगा, और SP ऑफिस से एक फॉरवर्डिंग लेटर जारी होता है जिसे वो FSL में जाकर जमा करवाएगा, और फिर वहां से FSL की रिसिप्ट लेकर आता है। तो इस रिसिप्ट पर एग्जिबिट डलता है, और ये जो अग्रेषण पत्र बनते हैं, फॉरवर्डिंग लेटर थाने का और SP ऑफिस का, इस पर प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट डलवाएगा। तो इन पर आपको ज़रा क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना होता है। तो इसमें जो टाइमिंग है उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइम पर ये वहां पहुंचा था, मालखाना इस दौरान सुरक्षित रहा था कि नहीं रहा था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का काम इसमें ये रहेगा कि जब इस PW9 ने वो मालखाना लिया और जब तक FSL में जमा करवाया, क्या वो इंटैक्ट था इस दौरान। इंटैक्ट क्योंकि अगर उनसे रास्ते में अगर छेड़छाड़ हो जाती है सैंपलों से, तो फिर उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ FSL उनसे ये साबित करवाता है कि वो इंटैक्ट थे कि नहीं थे, और उसी हिसाब से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इसके बाद PW20 जो आता है वो मालखाना इंचार्ज आता है। मालखाना इंचार्ज के पास IO जो है वो लेता है सैंपल, डॉक्टर से लेता है। एक तो इसमें 2 तरह के सैंपल होते हैं, एक तो डॉक्टर ने जो सैंपल लिए हैं वो, प्लस क्लॉथ्स, 2 तरह के इसमें होते हैं, ठीक है। और तीसरा ये व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल है या कोई और कार है। सैंपल टेकन बाय लेडी डॉक्टर, इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो लेडी डॉक्टर लेती है विक्टिम के सैंपल, और जो दूसरा डॉक्टर होता है वो अक्यूज्ड के सैंपल लेता है। तो ये दोनों के सैंपल होते हैं, प्लस उनके विक्टिम के क्लॉथ होते हैं, अक्यूज्ड के क्लॉथ होते हैं जैसे अंडरवियर वगैरह। ये सारे के सारे IO को सुपुर्द किए जाते हैं, और फिर IO इनको मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करता है। तो प्रोसिक्यूशन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहले तो वो IO से ये पूछे सवाल कि जब तक IO के पास ये सैंपल रहे उसने सील्ड मोहर किए कि नहीं किए, और दूसरा वो सुरक्षित थे कि नहीं थे। फिर मालखाना इंचार्ज से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मालखाना इंचार्ज के पास ये इंटैक्ट सीलें रही कि नहीं, और सील्ड हालत में दिए थे कि नहीं दिए थे। इसमें जो मालखाना रजिस्टर होता है उस पर एग्जिबिट लगवाया जाता है। मालखाना रजिस्टर पर, ये जो मालखाना रजिस्टर होता है ये थाने से ये मालखाना इंचार्ज कोर्ट में लेकर आता है, और इस मालखाना रजिस्टर पर इसमें एग्जिबिट लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये मालखाना इंचार्ज आए तो उसके पास मालखाना रजिस्टर है कि नहीं है, या प्रोसिक्यूशन जो है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बिना मालखाना रजिस्टर के ही इसके बयान करवा रहा है या रजिस्टर मंगवा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो इस तरह ये इसमें गवाही होती है। मैंने आपको ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बहुत सारी बातें छूटी भी हैं, लेकिन जितना मैंने बताया है इतना आपको समझ में आया है, नहीं आया है, वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कंसेंट के बिंदु जरूर ध्यान में रखिए कि धारा जो 114A है, अच्छा इसमें छत्तीसगढ़ का जो स्टेट अमेंडमेंट आया है उसमें तो एक धारा 114B भी जोड़ दी गई है। छत्तीसगढ़ वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 114B इसमें जोड़ी गई है जो धारा 354 के संदर्भ में है, कि वहाँ भी उस लड़की के बारे में कुछ प्रिजम्पशन दी हुई है कि लड़की ये कहती है कि उसके साथ अपराध हुआ है, उसकी मॉडेस्टी के साथ छेड़छाड़ की है, तो वो मानी जाएगी, और जो डिफेंस है वो मुलजिम पर आ जाता है कि वो साबित करे कि ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जो पोक्सो एक्ट के मामले हैं जो पोक्सो एक्ट के मामले हैं उसमें सेक्शन 29 और 30 में भी प्रिजम्पशन दिया हुआ है। 29 में देखिए पोक्सो एक्ट का क्या यहाँ डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। पोक्सो एक्ट में ज़्यादा सजाएं क्यों होती हैं, इस सेक्शन 29 और 30 की वजह से होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 376 है इसमें तो आप
कम से कम सेक्सुअल एक्ट तो साबित करना पड़ेगा। लेकिन 29 तो ये कहती है कि अगर लड़की ये कहती है कि उसके साथ अपराध हुआ है तो वो सेक्सुअल एक्ट भी उसको साबित करने की जरूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन को, और वो बर्डन भी मुलजिम पर ही आ पड़ता है। तो सेक्सुअल एक्ट प्लस कंसेंट दोनों का प्रिजम्पशन इस सेक्शन 29 में दिया हुआ है, और ये मुलजिम पर बर्डन आ जाता है कि वो साबित करे कि ऐसा नहीं हुआ। और सेक्शन 30 में उसका इंटेंशन प्रिज्यूम करने का बात कही है कि इंटेंशन भी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। तो पोक्सो एक्ट की जो धारा 29 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवर्स बर्डन के सिद्धांत को बताती हैं। रिवर्स बर्डन का सिद्धांत आपको समझने की जरूरत है। बहुत आजकल नए नए कानूनों में सरकार के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अपराधों को बियॉन्ड डाउट साबित करे, इसलिए मुलजिमों पर ये बर्डन डाला जा रहा है। और यही जो मुलजिमों पर ये बर्डन जो डाला जा रहा है रिवर्स बर्डन, ये एनडीपीएस में भी आ गया है, SC ST में भी आ गया है, बहुत सारे कानूनों में आ गया है। तो इसको समझने की लॉ स्टूडेंट के नाते आपको बहुत दरकार है। तो रिवर्स बर्डन थ्योरी पर भी हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, तो आप जुड़े रहिए इस मेरे चैनल के साथ। और ये कोई जो चैनल है ये आप लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है, केवल लॉ की अवेयरनेस इसको पैदा करने का उद्देश्य है। नए नए लोगों को इसके साथ जोड़ते जाइए और इस केस को आप पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बार मैं ईमेल डालूंगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स उस पर लिख सकते हैं ताकि आपको अगले वीडियो में उसके लिए और ज़्यादा मैं कोशिश करूं कि आपको नई नई चीज़ें बताऊं। थैंक यू।